हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। और आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार, टिपिकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फॉरेक्स रिजर्व एंड एसडीआर। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये दो चीज़ें होती क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि इनका जो सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट जो है वो इंडिया की इकोनॉमी पे या वर्ल्ड की इकोनॉमी पे कैसे पड़ता है। तो हम जो है एक मैक्रो व्यू आज इन दो टॉपिक्स का लेना चाहेंगे। तो फॉरेक्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज की। तो अभी अभी जैसे आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा 1 या 2 दिन पहले कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें $200 बिलियन का इंक्रीज हुआ है पिछले 2 साल में। और अब जो इसकी वैल्यू है वो $633.5 बिलियन पहुंच गई है। दैट इज विच इज द हाईएस्ट, और ये इंडिया की लाइफ टाइम का हाईएस्ट जो है एलोकेशन है, या आप कह लीजिए हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो ये हुआ कैसे है? तो इसका जो मेन रीजन बताया जा रहा है कि जो एक सडन इतना जो जंप आया वो आया है क्योंकि आईएमएफ की जो एलोकेशन है, आईएमएफ ने जो एसडीआर हैं इंडिया को 12.57 बिलियन डॉलर्स के एसडीआर जो है 12.57 बिलियन जो एसडीआर हैं वो इंडिया को एलोकेट किए हैं। अब इनकी अगर हम वैल्यू निकालें तो ये करीब करीब 17.5 बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स निकल के आती है। तो ये 17.5 बिलियन डॉलर्स जो है ना डायरेक्टली हमारे फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट में जाके शो होते हैं। तो अब ये हमें इससे पता लगता है कि एसडीआर जो है ना, ये हमें पैसा देता है, यानी दिस इज अ सोर्स ऑफ मनी। तो ये जो सोर्स ऑफ मनी है ये एक्चुअली है क्या, और क्यों जो है ये सिर्फ बहुत लिमिटेड रहता है, क्यों हम बहुत नॉर्मली अपने फाइनेंशियल मार्केट्स में भी इसके बारे में क्यों नहीं सुनते हैं। तो अब आगे वही चीज समझते हैं कि व्हाट इज एसडीआर। तो एसडीआर को जैसे कॉमन लैंग्वेज में या ऑल्सो नोन एज पेपर गोल्ड, तो इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ इशू करती है। तो ये बेसिकली एक तरीके का ना इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो 1969 में क्रिएट किया गया था। तो इसकी जो वैल्यू है, जो वो वैल्यू जो है कैलकुलेट कैसे की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 12.57 बिलियन डॉलर बिलियन जो है सॉरी वो एसडीआर हमें एलोकेट हुए हैं, और उनकी वैल्यू जो है ये 17.5 बिलियन डॉलर्स के अप्रोक्सीमेटली निकल के आ रही है। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये कैसे बनाए जाते हैं? तो बेसिकली एसडीआर के लिए आईएमएफ ने 5 वर्ल्ड की करेंसी सिलेक्ट की हुई हैं: यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज रेमनिम्बी। ठीक है। तो इन करेंसीज को जो है इन आईएमएफ ने इंक्लूड किया है अपनी बास्केट में, और इन करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट रहता है बेस्ड ऑन दैट एसडीआर की एक एक्सचेंज रेट निकल के आती है। और जैसे इन करेंसीज की जो वैल्यू है, अब आप कहोगे कि वो तो डेली चेंज होती है, तो उस हिसाब से एसडीआर की वैल्यू भी डेली चेंज होनी चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल हाँ, होती है, डेली चेंज होती है एसडीआर की वैल्यूज बेस्ड ऑन दिस करेंसी। ठीक है। तो अब आगे की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये होते क्या है और एलोकेट कैसे होते हैं, तो एलोकेशन के लिए जो एक क्राइटेरिया यूज होता है वो है आपका जनरल एलोकेशन। जो जनरल एलोकेशन होती है वो आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है वो करता है। तो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जब भी डिसीजन लेना होता है कि किस कंट्री को कितने एलोकेट करने हैं, अब इस नंबर पे कैसे अराइव किया गया है? इस नंबर पे जो अराइव किया गया है वो तो बेस्ड ऑन कंट्री की इकोनॉमी। तो यहाँ पे जिस कंट्री की जितनी बड़ी इकोनॉमी है और उसका आईएमएफ के जितना कोटा है, उस कोटे के प्रोपोर्शन में जो है आईएमएफ उसको जो है एसडीआर एलोकेट कर देती है। और इस एसडीआर एलोकेशन के बाद जो है उसके एक्सचेंज रेट में वैल्यू मिल जाती है कि इतना वैल्यू जो है अब इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में ऐड हो गया है। और ये सब होता कब है? जब वो आईएमएफ का वो जो बोर्ड है उसके एटलीस्ट 85%, यस आई रिपीट, 85% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स अग्री करते हैं कि हाँ, हमें ये जो एलोकेशंस की गई हैं बेस्ड ऑन द कोटा, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज फाइन विद अस। तो ऐसा 4 बार किया गया है। सबसे पहले जब 69 में ये क्रिएट हुई थी तो अगले ही 2 सालों में एलोकेशंस की गई थी, 1970 से 72, फिर उसके बाद 79-81 में हुई थी, फिर 2009 में हुई, और अभी जो लास्ट मंथ अगस्त में 2021 में रेलोकेशन हुई है, दैट इज द बिगेस्ट एलोकेशन सो फार टिल डेट। तो आईएमएफ आज तक करीब करीब जो है 670 बिलियन जो है एसडीआर कर चुका है एलोकेट। और अगर इनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहें
तो ये करीब करीब 943 यूएस डॉलर्स बिलियन डॉलर्स के बीच अराउंड निकल के आती है। तो ये सब जो एलोकेशन हुई है ये बोर्ड ऑफ अप्रूवल के बाद ही हुई है। तो अब इनकी खासियत क्या है, क्यों ये पेपर गोल्ड इनको कहते हैं और कैसे जो है इनसे पैसा हमें मिलता है, अब मैं आपको ये चीज समझाता हूं। तो देखिए एसडीआर जो है ना तो कोई करेंसी है, ना ही कोई आप इस आईएमएफ पे इसका कोई क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इट इज नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑफ आईएमएफ। तो फिर पैसा कहां से आ रहा है अगर ये करेंसी नहीं है तो बेसिकली अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो ये काइंड ऑफ कूपन है। जैसे कंपनीज आपको कूपन दे देती हैं कि ये कूपन के एक्सचेंज में आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले सकते हो, वैसे ही आईएमएफ आपकी इकोनॉमी के साइज के बेस्ड या कंट्री की इकोनॉमी के साइज पे बेस्ड उसे एसडीआर दे देती है। इन एसडीआर को एक्सचेंज किया जा सकता है विद अदर एंटिटीज, बदले में आपको रिजर्व करेंसीज मिल जाती हैं, ठीक है। इन एसडीआर के बदले आपको क्या मिल जाती है, रिजर्व करेंसीज। तो अब ये सिमिलरली मतलब आपके पास 12.57 बिलियन कूपन पड़े हैं जिनसे आप 17.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो क्या कर सकते हो, अपने पास ले सकते हो। तो अब क्या होगा, जब आप इसे एक्सचेंज करेंगे तो आपके एसडीआर कम हो जाएंगे, लेकिन आपका जो फॉरेन करेंसी एसेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो एलोकेशन की जाती है उस पे आईएमएफ को, कंट्री को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। लेकिन जो उसके पास एसडीआर पड़े हैं उस पे कंट्री को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर एलोकेशन जितनी करी है उतनी ही एसडीआर होल्डिंग है तो कंट्री को ना तो इंटरेस्ट देना है ना लेना है, मतलब वो बैलेंस आउट हो जाता है, क्योंकि उसको अपने एलोकेशन के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा और जितनी उसकी एसडीआर होल्डिंग है उतना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो अगर दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी एलोकेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो आपको क्या है, आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने अपने एसडीआर जो हैं वो एक्सचेंज कर लिए हैं और बदले में आपने ज्यादा एलोकेशन ले ली है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी एसडीआर होल्डिंग्स इंक्रीज हो जाती हैं, एसडीआर होल्डिंग इंक्रीज होने के बाद मतलब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, जैसे सपोज करिए कि अब आप कहेंगे भी सर अगर हम करेंसी जो लेंगे वो तो सिर्फ इन 4-5 में से ही ले सकते हैं और इन 5 कंट्री से ही ले सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर कंट्री के पास एसडीआर है, हर कंट्री के पास उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। उन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो डोमिनेट करेंसीज होती हैं वो यही आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि हुआ क्या था कि जब ये सिस्टम बना था तब जो यूएस डॉलर था इनिशियली सबसे पहले उसको वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी मान लिया गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे सिस्टम जो होता था वो फिक्स होता था और फिक्स होते टाइम जो है 0.8888671 ग्राम ऑफ गोल्ड जो होता था वो इक्वल टू होता था $1 के। तो $1 में इतना गोल्ड होता था और इतनी ही वैल्यू होती थी एक एसडीआर की। लेकिन फिर उसके बाद 1973 में आपको पता ही है, रिचर्ड जो हमारे यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मिस्टर रिचर्ड निक्सन, उनकी हरकतों की वजह से वो जो करेंसी जो फिक्स सिस्टम था, फिक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट था, वो खत्म हो गया था और उसके बाद हर कंट्री ने ऑलमोस्ट फ्लोटिंग जो है सिस्टम अपना लिया था। आज इसीलिए करेंसीज की वैल्यू जो है रोज चेंज होती है क्योंकि वो फ्लोटिंग सिस्टम पे है। तो ये सिस्टम को जब हटाया गया और इसी पे बेस जो है एसडीआर को आज कैलकुलेट किया जाता है और इसीलिए जो ये 5 कंट्रीज हैं जिनको कंबाइन करके जो बास्केट को डालते हैं, तो इस बास्केट पे बेस जब एसडीआर की वैल्यू निकलती है तो ये भी हर रोज चेंज होती है, ठीक है। और एसडीआर पे अब मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट रेट कितना होता है, ये इंटरेस्ट रेट जो होता है ये इन्हीं करेंसीज की इशू करने वाली जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो जो आगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती हैं जिसे हम बॉन्ड्स कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो वो बॉन्ड्स जो इशू करती हैं उन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है उनसे डायरेक्ट लिंक्ड होता है, उनसे डायरेक्ट लिंक्ड होता है। तो कुछ इस तरह से जो है एसडीआर का मैकेनिज्म चलता है। तो एज आई सेड कि ये फिर आपको लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करवाएगा, आप जो है एसडीआर एक्सचेंज कर सकते हो या तो किसी दूसरे कंट्री के साथ या फिर आप डायरेक्टली एसडीआर से लोन की पेमेंट कर सकते हो आईएमएफ को। आईएमएफ से भी लोन लिए जाते हैं, इंडिया ने भी 91 में लिया था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उससे डायरेक्टली जो है एसडीआर से लोन पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपके पास एसडीआर ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी। तो कुछ इस तरह से आप जो है अपनी
फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको नहीं इसे एक्सचेंज करना तो आप सिंपली इसे होल्ड करके रख सकते हो। जैसे इंडिया जो है अब अपना एसडीआर जो है वो होल्ड करके रखता है, तो होल्ड करके रखता है तो ये आपके फॉरेन एक्सचेंज में दोबारा अकाउंट में शो होते हैं। शो होने की वजह से आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड यही फॉरेन एक्सचेंज जो है इकोनॉमिकली कैसे इफेक्ट करता है, ये आपको बफर प्रोवाइड करता है कि जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो उस इंपोर्ट की आप इजीली पेमेंट कर सकते हो, उस इंपोर्ट की इजीली पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि वर्ल्ड में जब दो कंट्रीज के बीच में आपस में ट्रेड होता है तो वो उनकी लोकल करेंसीज में नहीं होता, वो इन्हीं रिजर्व करेंसीज में डोमिनेटेड होता है। जैसे इंडिया का भी अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, उसमें आपको यूएस डॉलर मिलेगा, यूरो मिलेगा, येन मिलेगा, पाउंड मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, एसडीआर्स मिलेंगे। तो ये जो हैं ये सब मिलके ही हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाते हैं और ये सब का सब जो है आरबीआई मेंटेन करके रखती है। और इसीलिए जो है आरबीआई पब्लिश करती है डेटा विद रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइट। तो ये था एसडीआर का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा बहुत मैं अगर आपको आईएमएफ के बारे में बताना चाहूं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये दोनों जो हैं इनको कहा जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विंस। इन दोनों का ही हेडक्वार्टर्स कहां पे है, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। याद रखिएगा डीसी लिखना मैंडेटरी है। तो इन दोनों का ही हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। ये अब एक और जो एक इनफॉर्मल कह लीजिए या एक अनकही सी एक कन्वेंशन है वो ये है कि आईएमएफ का हेड जो होता है, राइट, आईएमएफ का हेड जो होता है वो हमेशा यूरोप से आता है और वर्ल्ड बैंक का जो हेड होता है वो हमेशा यूएस से आता है। तो वर्ल्ड बैंक में जो मैंने आपको बताया कि ये 85% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं, ये वोटिंग राइट्स किस बेसिस पे मिलते हैं, हर कंट्री की क्या एक वोट होती है, नहीं, हर कंट्री की जो वोटिंग पावर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू उनके साइज के अलॉट हुई हैं। तो ये अलॉट करने के जो इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो यूएस का है। यूएस के पास इकलौते के पास मोर देन 16% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं। तो मतलब अगर यूएस किसी डिसीजन को अग्री नहीं कर रहा तो वो डिसीजन कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 100 में से 16 निकाल देते हो या 16 प्लस निकाल देते हो तो 84 बच जाता है और 84% पे आप वो डिसीजन नहीं ले सकते। दिस इज व्हाट डोमिनेंस ऑफ यूएस इज इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। तो इसीलिए जो है इनको अब रिप्लेस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि नए नए जो हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है निकल के आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ब्रिक्स है, ब्रिक्स बैंक जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है, और ऐसे बहुत सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि इसमें वेस्ट की डोमिनेशन काफी ज्यादा है और डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए कुछ ज्यादा से नहीं है, राइट। तो अब ये एसडीआर कौन कौन रख सकते हैं, तो एसडीआर जो है वो हर कोई नहीं रख सकता वर्ल्ड में, ठीक है। एसडीआर या तो आईएमएफ रख सकती है या आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज हैं वो रख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर होल्डर्स हैं जिनको परमिट किया हुआ है कि हाँ आप रख सकते हो। अब ये कौन से होल्डर्स हैं, तो ये तो या तो रीजनल सेंट्रल बैंक्स हो गए, या जैसे अभी मैंने आपको बताया लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स बैंक जिसको बोलते हैं, वो भी रख सकता है। और ऐसे ही मल्टीलैटरल लैंडिंग एजेंसीज जो हैं कुछ जिनको परमिट किया हुआ है वही जो है सिर्फ एसडीआर होल्ड कर सकती हैं, राइट। तो दिस वाज द टॉपिक। अब आई होप आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गेन करने को मिला होगा। सो इफ यू have any kind of doubt, please write down in the comment section. We will definitely get back to you. Thank you.